डॉक्टर का कहना था कि भोलू को दौरे पड़ते हैं, जिसकी वजह से वो अपना जबड़ा टेढ़ा कर लेता है और जोरों से रोता है, कई तरह की आवाज़ें निकालता है। विज्ञान को चुनौती देना मेरे स्वभाव में नहीं। डॉक्टर मरीज को ज़्यादा अच्छी तरह से जानते हैं और मैं भी ये प्रमाणित नहीं कर सकता कि भोलू के शरीर को किसी अदृश्य शक्ति ने अपने वश में कर रखा था। हमारे जिले से 40 किलोमीटर दूर स्थित नारायणगंज तहसील में मेरी नौकरी अच्छी चल रही थी। मेरा ट्रांसफ़र कुछ समय के लिए ही इस तहसील में हुआ था। सारा स्टाफ तो पहले से ही जान पहचान का था और तहसील से लगभग 1 किलोमीटर दूर हमारा कार्यालय था, जहां हमारे राजस्व निरीक्षक महोदय दिनेश रावत, हमारे सहकर्मी संजय खरेजी अपने छोटे भाई भोलू के साथ रहते थे। दोनों के सरकारी आवास अगल बगल में लगे हुए थे। संजय खरेजी का परिवार गांव में रहता था और उनकी मदद के लिए उनका छोटा भाई रहता था। भोलू बहुत कुशल व्यवहारिक लड़का था, हंसमुख स्वभाव का, दुबला पतला सा लड़का। उम्र कोई 19 साल की होगी। लंबा कद, गोरा रंग, लंबा चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें, देखने में औसत था और व्यवहार में टॉपर। मैं उन दिनों बाइक से आना जाना किया करता था। नेशनल हाईवे का काम प्रगति पर था, बस भाग्य में धूल से नहाना लिखा हुआ था। जैसे ही मैं कार्यालय पहुंचता, भोलू मेरा मजाक बनाते हुए कहता, भैया आज आप बहुत स्मार्ट लग रहे हो। और मैं हमेशा ही कहता, धूल मिट्टी से नहाकर भी मैं तुझे स्मार्ट ही लगता हूँ। भोलू मेरे लिए चाय बना कर ले आता, मेरे काम के वक्त में मेरे साथ बैठा रहता। लगभग भोलू से रोज का मिलना था। एक दिन मैं अपना काम निपटाकर घर वापस लौटा। भोलू से मिला भी। वो बिल्कुल सामान्य था। उसने रोज की तरह मुझसे हंसी मजाक किया। रात के वक्त मैं अपने घर पर खाना खा रहा था, तभी दिनेश जी का मेरे पास फोन आया। उन्होंने कंपकपाती आवाज में कहा, अवस्थी जी, हमारे कार्यालय में किसी भूत प्रेत का साया है। मैंने आश्चर्य होकर पूछा, सर क्या हो गया? अचानक आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? उन्होंने मुझसे कहा, भोलू की स्थिति सामान्य नहीं है। वो भोलू नहीं है। उसके मुंह से अजीब तरह की भयानक आवाज निकल रही है और वो खड़े खड़े अपना मुंह टेढ़ा कर लेता है। ये सब देखकर मेरी हिम्मत नहीं हुई वहां रुकने की। संजय और उसके कुछ दोस्त मिलकर उसे संभाल रहे हैं। सर की बातें सुनकर कुछ देर के लिए मैं शांत हो गया। मन कर रहा था कि अभी गाड़ी उठाकर भोलू के पास पहुंच जाऊं, लेकिन मैंने रात बीत जाने का इंतजार किया और सुबह अपने कार्यालय के समय से 1 घंटा पहले ही पहुंच गया। जैसे ही मैंने अपनी गाड़ी खड़ी करी, उसकी आवाज़ सुनकर भोलू मेरे पास दौड़ कर आया और बोला, अवस्थी भैया, आज आप अपने टाइम से पहले ही आ गए। भोलू मुझे एकदम सामान्य सा दिखाई दिया। मैं उसे देखकर हैरानी में आ गया कि कल सर कुछ मुझे और ही बता रहे थे। भोलू तो बिल्कुल ठीक है। मैंने भोलू से कहा, हाँ भोलू, तुम सही सोच रहे हो। आज मैं आरआई सर के पास बैठा हूँ, जल्दी से हमारे लिए चाय बना कर ले आओ। भोलू ने कहा, ठीक है भैया, मैं अभी लेकर आता हूँ। और फिर वो चला गया। मैं रावत सर के पास बैठा हुआ था। उन्होंने बताया कि कल का दृश्य वो कभी नहीं भूल सकते। रात के लगभग 3 बजे तक भोलू की स्थिति सामान्य नहीं थी। कार्यालय में भीड़ लगी हुई थी। भोलू के रोने की आवाज़ें इतने मर्मिक थे कि कोई भी रोने लगे, और कभी उसकी भयानक निकलती चीखें सभी के रोंगटे खड़े हो जाते थे। रात के समय के आसपास
कुछ कन्या पांडे आए और उन्होंने झाड़ फूक करी। फिर भोलू की स्थिति सामान्य हुई। मैं हैरान था कि अचानक से भोलू की स्थिति इस तरह से कैसे हो गई। मैं सर से बात कर ही रहा था कि भोलू की आवाज़ आई, अवस्थी जी ये लीजिए, अवस्थी भैया आपकी चाय। भोलू 2 कप चाय लेकर आया। रावत जी अजीब डर की नज़रों से भोलू को देख रहे थे। मैंने उन्हें आंखों से इशारा किया कि वो सामान्य रहें, अपने अंदर का डर नहीं दिखाएं। थोड़ी देर में खरे जी का आना हुआ। उन्होंने भोलू को कुछ काम बताया और भोलू अपने काम में बिजी हो गया। खरे जी का चेहरा उतरा हुआ और उदासी से भरा हुआ था। उनकी और भोलू की उम्र में काफ़ी अंतर था। भोलू को वो भाई नहीं अपना बेटा मानते थे और उसी तरह बचपन से उन्होंने भोलू का पालन पोषण किया। खरे जी ने मुझसे कहा, हिमांशु, कल के नज़ारे को देखकर तो मेरी आत्मा अंदर तक हिल चुकी है। लोगों का कहना है कि ये किसी भूत प्रेत का साया था, लेकिन मेरे एक डॉक्टर दोस्त ने सलाह दी कि भोलू को मिर्गी या फिर कोई और दौरे भी हो सकते हैं। मुझे क्या करना चाहिए? मैं आप सभी को सच बताऊं तो मेरा और इन अदृश्य शक्तियों का संबंध पुराना है। मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि मैंने उन्हें देखा है, लेकिन अनुभव कितनी बार किया है इसकी गिनती मैं खुद नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पैतृक गांव में आज भी ये बहुत आम बात है। मैंने अपने बचपन से ही बहुत लोगों के शरीर में इन अदृश्य शक्तियों का भार देखा है, जिसे देखकर मैं काफ़ी भयभीत हो जाता हूँ। तब मेरी स्वर्गवासी बड़ी दादी मुझे समझाते थे कि भूत भय होता है। अगर तुम भयभीत हुए तो समझो भूत प्रेत तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे। मैं इन शक्तियों को मानता ज़रूर हूँ, लेकिन आंखों में पट्टी बांधकर इतना भी अंधविश्वास मेरे अंदर नहीं है कि झाड़ फूक और तंत्र विद्या के सामने मैं डॉक्टरी इलाज को चुनौती दे सकूं। मैंने संजय भैया से कहा, भैया आपके डॉक्टर दोस्त का कहना सही भी हो सकता है, आप अस्पताल में भोलू का इलाज कराएं। इसमें बिल्कुल भी देरी नहीं करें, बल्कि आज ही जबलपुर के लिए निकल जाएं। ये कोई मानसिक रोग भी हो सकता है। तो इस पर खरे जी ने कहा, ठीक है, तुम सही कहते हो, मैं आज ही भोलू को लेकर निकलता हूँ। हम सभी अपने काम में व्यस्त हो गए। संजय भैया दोपहर 3 बजे भोलू को लेकर जबलपुर निकलने वाले थे। मैं आरआई सर के साथ बैठकर काम में बिजी था। काफ़ी लोग कार्यालय में मुझसे मिलने आए थे। कलम निरंतर चलते जा रहे थे। समय दोपहर के 1:30 बजे के होंगे। अचानक खरे जी के कमरे से जोरदार आवाज़ें आने लगी। खरे जी जोर से चिल्लाए, भोलू क्या हो गया बेटा, ऐसा क्यों कर रहा है? उनकी आवाज़ सुनते ही मैं दौड़कर उनके कमरे में पहुंचा। जब मैंने भोलू को देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। वो धरती पर बैठा था। उसके कंठ से जोर की आवाज़ें निकल रही थी, जैसे वो चीख रहा हो, और सहज ही वो जबड़ा बाईं ओर घुमाने लगा। खरे जी के माथे से ठंडा पसीना निकल गया। कार्यालय में भोलू को देखने के लिए भीड़ लग गई। मुझे भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने सबसे पहले कार्यालय की भीड़ को कम किया और दरवाजे को बंद कर दिया। कमरे में सिर्फ मैं, खरे जी और भोलू थे। मैंने खरे जी को अगरबत्ती जलाने को कहा। खरे जी ने अगरबत्ती जलाई और वो भोलू के नाक के पास लेकर गए। जैसे ही धुआं भोलू के नाक में गया, वो ज़मीन पर जोरों से लौटने लगा। उसकी भयानक आवाज़ और तेज हो गई, और तभी हम लोगों ने वो देखा जिसकी उम्मीद मैंने तो क्या, खरे जी ने भी कभी सपने में भी नहीं की होगी। भोलू ने एकदम से अपना मुंह ऊपर की तरफ खोला
और उसके मुंह से बाहर निकलता हुआ काला धुआं मैंने और खरेजी ने साफ साफ अपनी आंखों से देखा। उस नज़ारे को देखकर मैं एकदम से पीछे हट गया और खरेजी तो एकदम से ठिठक कर नीचे गिर ही पड़े। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या बला है। फिर एकदम से धुआं निकलकर जैसे हवा में कहीं मिल सा गया और फिर गोलू एकदम सा जमीन पर गिर गया। कुछ देर बाद गोलू को होश आया तो गोलू एकदम सामान्य था। मुझे समझ आ गया कि ज़रूर कोई गड़बड़ है। ये कोई मानसिक रोग नहीं बल्कि ये किसी प्रेत का चक्कर है। मैं और खरेजी मिलकर तुरंत ही भोलू को एक तांत्रिक के पास ले गए। तांत्रिक ने बताया कि कल शाम को भोलू ने एक मटके के पास पेशाब कर दिया था। दरअसल उस मटके में एक जिन्न था। वो जिन्न अब बहुत ही गुस्सा है और भोलू को अपने कब्जे में करना चाहता है, उसे तड़पाना चाहता है। तांत्रिक ने जिसके बाद भोलू को एक ताबीज़ दिया और फिर उसके दोनों हाथों में 2 ताबीज बांध दिए। उस दिन के बाद से भोलू कभी भी वैसा व्यवहार नहीं किया। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। आज अपने खास दोस्त प्रदीप की असमय मृत्यु का दुखद समाचार सुनकर सबसे पहले मैं अस्पताल पहुंचा और जब वहां से वापस लौट रहा था तो अचानक एक काले कुत्ते के सामने आ जाने पर मैं भी भयानक रूप से घायल होकर हॉस्पिटल में अचेत पड़ा था। आंखें खुली थी, देख रहा था पर बोल नहीं सकता था। घर के सब लोग रो रहे थे। नीता का रो रो कर बुरा हाल था। उसका रोना सुनकर मेरा दिल फट रहा था पर मैं उसे सांत्वना देने में असमर्थ था। थोड़ी देर बाद मेरा घनिष्ठ दोस्त नीरज भी आ गया। उसे देखकर मुझे वो हादसा याद आया जो मेरे और प्रदीप के साथ घटा था। 6 महीने पहले की बात है। मैं ऑफिस से आया तो नीता मुझसे पहले ही आ चुकी थी। उसके हाथ में एक शादी का कार्ड था। मैंने उससे पूछा कि किसकी शादी है तो उसने बताया, आज हम दोनों का कॉलेज फ्रेंड नीरज आया था मेरे ऑफिस में, वही ये कार्ड देकर गया। अगले हफ्ते उसकी शादी है। देखो तुम चले जाना, मेरी नई नौकरी है इसलिए छुट्टी नहीं मिलेगी। तुम नहीं जाओगे तो नीरज को बुरा लगेगा। तो इस पर मैंने कहा, अरे नहीं, बुरा वो नहीं मानेगा। वैसे भी गाँव की शादी में मुझे जाना पसंद नहीं है। अपने दोस्त प्रदीप से पूछ लो, उसे भी तो बुलाया ही होगा ना। नीता ने कहा, ठीक है उसे फ़ोन करता हूँ, अगर वो चलने को तैयार हो जाता है तो फिर देखा जाएगा। कहते हुए मैंने प्रदीप को फ़ोन लगाकर कहा, क्या अगले हफ्ते नीरज की शादी में चलोगे? तो उसने कहा, मैं तुम्हें कल बताऊंगा, आजकल ऑफिस में बड़ा काम है यार, बॉस से छुट्टी मिलेगी, बस यही सोच रहा हूँ, अगर मिल गई तो चलूँगा। कहकर प्रदीप ने फ़ोन रख दिया। अगले दिन शाम को उसने मुझे फ़ोन करके बताया कि उसे छुट्टी मिल गई है, इसलिए वो भी चलेगा। 1 हफ्ता बाद मैंने नीता को याद दिलाया, अरे सारी तैयारी कर दिया ना, क्योंकि आज मुझे नीरज की शादी में जाना है। तो इस पर उसने हाँ कहा। शाम के 5 बजे मैं और प्रदीप नीरज के गांव जाने के लिए बस में बैठ चुके थे। 2 घंटे का रास्ता था। नीरज ने बताया था कि मेहमानों को ठहरने के लिए एक प्राइमरी स्कूल में व्यवस्था की गई है। बस स्टेशन से सिर्फ 2 किलोमीटर का रास्ता है। थोड़ी देर बाद बस चल पड़ी। बस में ज़्यादातर गांव के ही लोग थे। मैं खिड़की के पास बैठा था और प्रदीप मेरे बगल में। लगभग 1 घंटे बाद बस अचानक से रुक गई। सड़क पर एक बहुत ही डेंजर एक्सीडेंट हुआ था। कुछ सवारियां उतरकर देखने लगी। प्रदीप भी उतरकर देखने गया।
थोड़ी देर बाद आकर बताने लगा कि खड़े हुए हाफ डाला ट्रक से एक कार का एक्सीडेंट हुआ था। ये लोग भी किसी शादी में ही जा रहे थे, पता नहीं कोई जिंदा है भी या नहीं। तभी एक आदमी बोला, नहीं मैं भी उसी कार में था, सिर्फ एक आदमी ही मरा है। घायलों को पुलिस एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था कर रही है। लगभग 2 घंटे बाद बस चली। रात के 10 बजे हम लोग स्टेशन पहुंचे। बहुत पहले एक बार मैं नीरज के गांव गया था, पर वहां वो स्कूल कहाँ था इसका मुझे कोई अंदाजा नहीं। मैंने नीरज को फ़ोन किया तो उसका फ़ोन बिजी जा रहा था, इसलिए हम दोनों उसके गांव के रास्ते पर चल दिए। थोड़ी देर बाद हमने देखा कि एक और आदमी उसी रास्ते पर चल रहा है। प्रदीप के पूछने पर उसने बताया कि वो भी उसी शादी में आया है और उसे सब पता है। हम दोनों निश्चिंत होकर उसके साथ चलने लगे। लगभग 2 किलोमीटर चलने के बाद वो एक बड़े से मकान के गेट के पास पहुंचा और हम लोगों से कहा, यही वो जगह है जहां मेहमानों को रुकना है। हम उसके साथ अंदर गए तो वहां पार्टी जैसा माहौल था। हमें भूख लगी थी। अपना सामान कमरे में रखा और हाथ मुंह धोकर खाने पहुंच गए, क्योंकि रात के 12 बज चुके थे। विविध प्रकार के पदार्थ, मिठाइयाँ और अनेकों प्रकार के भोजन थे। हम दोनों आपस में बातें कर रहे थे कि नीरज ने कितनी अच्छी व्यवस्था की है। ऐसा तो हमने सिर्फ होटलों के बारे में ही सुना था, उसका भी कभी उपयोग नहीं किया। भोजन के बाद थोड़ी देर नृत्य का आनंद लिया। उसके बाद अपने कमरे में आ गए। प्रदीप एक बार सोने से पहले फिर नीरज को फ़ोन करके अगले दिन का प्रोग्राम पूछना चाहता था, पर फ़ोन लगा ही नहीं। तो मैंने कहा, छोड़ो अब सुबह देखेंगे। थोड़ी देर बाद हमें नींद आ गई। सुबह जब हम दोनों की आंख खुली तो हम दोनों एक नदी के किनारे स्थित बड़े से शमशान के बीच में पड़े थे। हमारा सामान भी वहीं पड़ा था। आसपास कई लोगों के अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही थी। नीरज के साथ कई लोग हमें घेर कर खड़े हुए हम दोनों को होश में लाने की कोशिश कर रहे थे। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हम यहाँ कैसे पहुँचे। नीरज ने कहा, तुम्हें स्कूल के बजाय यहाँ क्यों आ गए तुम लोग? मैंने नीरज को बताया, तुम्हारा फ़ोन बिजी आ रहा था, फिर जो आदमी हमें लाया वो भी तुम्हारा ही एक मेहमान था, वो भी शादी में ही आया था। नीरज ने बताया कि कल चाचा जी सपरिवार शादी में आ रहे थे। रास्ते में उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया जिसमें वो नहीं रहे। चाची जी और उनका बेटा हॉस्पिटल में है। कल रात शायद इसी वजह से मेरा फ़ोन बिजी रहा होगा। आज यहाँ चाचा जी के अंतिम संस्कार के लिए हम लोग व्यवस्था करने आए तो देखा तुम दोनों को। नीरज की बात सुनकर हम दोनों उसके चाचा जी के अंतिम दर्शन करने के लिए गए तो उन्हें देखकर हमारी आंखें खुली की खुली रह गईं। हमने नीरज से कहा, यही तो हमारे साथ कल रात स्टेशन से यहाँ आए थे और हमें उस जगह पर ले गए थे जहाँ हमें ठहरना था। तो इस पर नीरज ने कहा, कल 6 बजे एक्सीडेंट में इनकी मौत हो गई थी। हम लोगों को रात 10 बजे खबर मिली। नीरज की बात सुनकर मेरा ध्यान उस बात पर गया जो उस आदमी ने बस में हम लोगों को बताए थे कि वो भी कार में सवार था और उसमें सिर्फ एक आदमी ही मरा है। हम लोगों ने सोचा ही नहीं कि वो भी कार में था तो वो अब बस में क्यों है। हम एक आत्मा के साथ यात्रा कर रहे थे। ये विचार ही हमें डराने के लिए काफ़ी था। नीरज के पिताजी ने बताया कि उस शमशान के बारे में प्रचलित है कि वहाँ रात में आत्माओं का आगमन पर उत्सव होते हैं। गांव का कोई भी आदमी कभी भी अकेले शमशान की ओर नहीं जाता
और जिस दिन किसी की मौत हो उस दिन तो बिल्कुल भी नहीं। आत्माएं नए सदस्य के इंतजार में रहती हैं और उस दिन उत्सव मनाती हैं। अगर कोई भूला भटका कोई भी इस शमशान की कहानी से अपरिचित जीवित आदमी को वो कहानी सुना देता है तो वो अगले दिन का सूरज देख नहीं पाता। तुम दोनों के साथ शायद मेरे भाई की आत्मा थी, इसलिए तुम लोग जिंदा बचे हो। फिर भी अपना ध्यान रखना। कहते हुए वो कुछ चिंतित से हो उठे। मैंने उन्हें वहाँ के भोजन बाकी सब के बारे में बताया तो उन्होंने भी दांतों तले उंगलियां दबा ली, क्योंकि आज तक शमशान गया कोई भी आदमी वापस नहीं लौटा। जो भी वहाँ की दावत की कहानी सुनाता, 2 दिन बाद जब हम लोग वहाँ से अपने घर के लिए चलें तो नीरज के पिताजी ने हमें समझाया कि बेटा शमशान की घटना के बारे में किसी से मत कहना, क्योंकि कहा जाता है कि इससे आत्माएं कुपित हो जाती हैं और फिर उस आदमी के जीवन पर संकट आ जाता है। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था कि कहीं प्रदीप ने इस घटना के बारे में किसी से बात तो नहीं की। मुझे महसूस हो रहा था कि अब मेरा जीवन भी संकट में पड़ चुका है। आंखों के सामने अंधेरा और उस अंधेरे में थी चमकती हुई बहुत सी आंखें। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।